अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाजिर हैं आज की नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताता चलूँ कि इसको याद करने का तरीका किस तरह होगा ये भी बताना है आपको। ठीक है, इसके अलावा इसकी कुछ ट्रिक बताएंगे। वो ट्रिक ग्लाइकोलाइसिस पूरी याद कर लोगे किस तरह, इस तरह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, डायहाइड्रोएसीटोन एसिड, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड याद कर लेना इस तरह। विदिन 2 to 3 सेकंड आप पूरा रिवीजन कर सकते हो इस तरह, जिस तरह मैंने किया है इसी तरह आप भी कर लोगे। ये वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, इंशाल्लाह आज के बाद आपको ग्लाइकोलाइसिस कभी भी नहीं भूलेगा। और अगर आपको याद नहीं होता तो आज के बाद कभी भी ये इशू नहीं रहेगा, आपको इंशाल्लाह पूरा याद हो जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही गुजारिश है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे मौजूद लाल बटन यानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कौन सा प्रोसेस है? सिंपल, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर सिंपल तरीके से बताता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस का इज अ प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, इन विच 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन कंपाउंड इज ब्रेक डाउन इनटू 2 पायरुवेट अ 3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सिंपल अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो एक कार्बन 6 कार्बन मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल, जो कि पायरुवेट मॉलिक्यूल कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड। यानी एक ग्लूकोज का टूट कर 2 पायरुवेट बनाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो होती है बेसिकली वो कहाँ होती है, अक्रेंस इसकी कहाँ होती है। ग्लाइकोलाइसिस बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया है, 7 से 8, अब एम गेट के अंदर बहुत ज्यादा आता रही है, 7 से 8 बार आ चुका है। ठीक है, कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, कहाँ होती है। तो यार इतना एमसीक्यू इजी है ये। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, सेकंड आ जाता है अब हमने इसको याद किस तरह करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक बार इसे आराम से देख लें। सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ग्लूकोज को हमने तोड़ना है किसमें, पायरुवेट के अंदर। अब ग्लूकोज को हमने तोड़ना है पायरुवेट के अंदर, तो पहले ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। और ग्लूकोज टूटता नहीं है जल्दी भाई, ग्लूकोज जो होता है स्टेबल मॉलिक्यूल है, टूटेगा नहीं। तो अब तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, तोड़ने के लिए किसी भी चीज को एनर्जी देनी पड़ती है। जिस तरह आपने एक सुना होगा कि जब बंदे के पास पैसे आ जाए तो गरूर आता है, इसी तरह केमिस्ट्री की जबान में से हम कहते हैं जब किसी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आ जाए तो मतलब वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। अब वो अनस्टेबल हो गया तो उसने एनर्जी को रिलीज करना है या ब्रेक डाउन कर देना है। तो बेसिकली ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। कहां से देते हैं जी, एटीपी से देते हैं। एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से फॉस्फेट निकलता है, ग्लूकोज के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस की मौजूदगी में एटीपी से बनता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये फॉस्फेट यहां जाता है, मतलब ग्लूकोज को एनर्जी देता है। अब ग्लूकोज को जब एनर्जी मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। पहले तो फॉस्फेट उसके साथ जाके मिलेगा। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलेगा तो उसके बाद अब मजीद इसका क्या होगा, एक आइसोमर बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर टू ईच अदर। ठीक है, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज के अंदर। फ्रक्टोज के अंदर क्या, कौन सा एंजाइम यूज होगा, फोस्फोफ्रक्टो आइसोमेरेज। ठीक है, फोस्फोफ्रक्टो आइसोमेरेज एंजाइम यूज होगा। उसके बाद आ जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद वापसी एक फॉस्फेट इसके साथ आएगा। चूंकि अभी भी एनर्जी इसकी इतनी नहीं है कि ये इसको तोड़ सके, इस वजह से एक मजीद इसके अंदर हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे, इसको मजीद एनर्जी देंगे। एक एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अगेन कन्वर्ट होगा एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और ये फॉस्फेट जाकर मिलेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और ये बन जाएगा क्या, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट किसकी मौजूदगी में बनेगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस की मौजूदगी। उसके बाद अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, अब ये टूटेगा। ठीक है, टूटेगा किन दो मॉलिक्यूल में, डाइहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। ये 2 कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। बोथ आर आइसोमर टू ईच अदर। ठीक है, दोनों आइसोमर है एक दूसरे से बिल्कुल सेम एक जैसे। उसके बाद किसकी मौजूदगी के अंदर टूटेगा, एल्डोलेज एंजाइम की मौजूदगी में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एल्डोलेशन। ठीक है,
उसके बाद ये जो चूंकि दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं, मतलब आइसोमर है दोनों एक दूसरे के, तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को एक साथ मिला के लिख दिया। जिस प्रोसेस से ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट गुजरेगा, कन्वर्ट होगा पायरोवेट में, उसी प्रोसेस से, उसी एंजाइम के थ्रू डायहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट होगा पायरोवेट में। तो इसी वजह से हमने इन दोनों को एक ही साथ मिला के लिख दिया और यहाँ लिख दिया 2, मतलब ये दोनों कंपाउंड है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ग्लाइसरल्डिहाइड एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है आपने किसमें, ग्लिसरेट के अंदर। ग्लिसरेट में कन्वर्ट करने से क्या होगा, आपका ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है इसमें से आपको H निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब भी H निकलता है तो क्या होगी, रिडक्शन होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रही है, NAD के अंदर क्या हो रही है, रिडक्शन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वहां क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट को कन्वर्ट होना है ग्लिसरेट में, तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, निकोटीनामाइड एडेनिन के पास, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के पास, वहां से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन NADH बन जाएगा, ठीक है। वहां से ही क्या होगा, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लिसरेट 1,3 बिस फॉस्फेट के अंदर। एक फॉस्फेट ये साइटोप्लाज्म से लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि ये ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट है, ठीक है। 1,3 बिस फॉस्फेट था, एक फॉस्फेट मिला, क्या बन गया, 1,3 बिस फॉस्फेट। अब 1,3 बिस फॉस्फेट से वापसी एक फॉस्फेट निकलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लाइसिरोल काइनेज की मौजूदगी में, ठीक है। फॉस्फोग्लाइसिरोल काइनेज की मौजूदगी में एक फॉस्फेट फिर से यहाँ से निकलेगा और ये वापसी वही बन जाएगा जो पहले था, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लिसरेट 2 फॉस्फेट के अंदर। फिर ग्लिसरेट 2 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फोस्फोइनोल पायरोवेट के अंदर। और इस प्रोसेस को कन्वर्ट कौन करेगा, एनालोज, ठीक है। एनालोज क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा। जब H2O निकलता है तो उसके अंदर क्या आएगा, एनालोज आएगा, मतलब डिहाइड्रेशन होगी, तो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरेट 2 फॉस्फेट इनटू फॉस्फोइनोल पायरोवेट। और फॉस्फोइनोल पायरोवेट से सिंपल पायरोवेट काइनेज एक एंजाइम होगा जो फॉस्फोइनोल पायरोवेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, पायरोवेट के अंदर, ठीक है। यहाँ भी ADP किस में कन्वर्ट होगा, ATP, यानी एक फॉस्फेट निकलेगा और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से क्या बन जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ तक ये खत्म होता है। लेकिन क्या है, ये जो प्रोसेस हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी इन्वेस्टेड प्रोसेस, ठीक है। हमने क्या किया, एनर्जी इन्वेस्ट की है, उसको एनर्जी दी है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रोसेस क्या कहलाता है, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। अब ये हमें एनर्जी देगा। हमने 2 फॉस्फेट खर्च किए थे, एक ये रहा, एक ये रहा। हमें कितने फॉस्फेट मिले, 2 ये रहे, 2 ये रहे, मतलब कितने मिल रहे हैं, 4 फॉस्फेट मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछे नेट गेन ऑफ फॉस्फेट कितना होता है, ATP, नेट गेन ऑफ ATP कितना होगा जी, बताएं। नेट गेन होगा 2, ठीक है। नेट गेन का मतलब क्या होता है, आप ज्यादा में से कम को माइनस कर दें। हमें मिले कितने, हमें मिले हैं 4, उसमें से उसको माइनस कर दो जो हमने लगाए थे, मतलब 2, तो बचे कितने, 2, यानी नेट गेन कितना है, 2 है। वैसे बनते कितने हैं, 4, ठीक है। तो यहां तक ये वाइंड अप होता है। अब बात आती है इसको याद किस तरह रखना है। याद इसको किस तरह रखना है, आपने अब एक बार आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसे आपने क्या करना है, एक बार मजीद इसे पढ़ लें अच्छी तरह, ठीक है। सारे एंजाइम के साथ पढ़ लें। तो ये सारे एंजाइम याद रखना कोई इशू, वो इतना खास वो नहीं है, ठीक है। सारे एंजाइम आपने याद नहीं रखने, लेकिन आपने इसे पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 3 से 4 घंटे बाद फिर इसे पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने 1 दिन बाद इसे पढ़ना है। फिर उसके बाद 3 से 4 दिन बाद इसे पढ़ना है। और फिर उसके बाद इसे देखे बिना पढ़ना है। फिर जहाँ अटके वहाँ कॉपी में से देखकर इसे पढ़ लें। फिर उसके बाद देखें, बिना देखे पढ़ें। जहाँ आप अटकना बंद हो जाएं वहाँ आपको ये पक्का याद हो जाएगा। मतलब आपने 8 से 10 बार इसको दोहरा लेना है, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। यहाँ हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए